फिर आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ में 2 दिन पहले खेतों में गोहत्या हुई थी। इसके बाद कुछ तथाकथित हिंदू संगठन आग बबूला होने लगे। किसी ने कहा कि एनकाउंटर कर दो, किसी ने कहा बुलडोजर चला दो, और अब पुलिस के साथ इन गोहत्यारों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लगी, 2 अन्य को अरेस्ट किया गया। अब इन तीनों के नाम जरा कान खोलकर सुन लीजिए। एक का नाम है आकाश, दूसरे का नाम है गोपाल और तीसरे का नाम है आलोक। अब जिस देश में विश्व गुरु कपड़ों से पहचान लेते हैं, उम्मीद है आप लोग नाम से तो पहचान ही गए होंगे कि इन गोकशी करने वालों का धर्म क्या है। ये तीनों आरोपी दिल्ली के पहाड़गंज के रहने वाले हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों में जाकर बैलों को काटते थे। पिछले दिनों हमने सुना था कि पश्चिम बंगाल का एक मजदूर अपने घर में कोई मांस पका रहा था। कुछ लोगों ने गोमांस होने का दावा करते हुए उसे पीट पीट कर मार डाला। ये मजदूर मुस्लिम था। बाद में पता चला कि वो गोमांस नहीं, किसी और जानवर का मांस था। यह भी राम राज्य की कहानी थी। यहाँ तो गनीमत है कि पुलिस की गोली पैर में लगी है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर यही आरोपी मुसलमान होते तब भी गोलियां पैर में लगती क्या। वैसे गोली का लगना किसी भी जाति या धर्म या समुदाय को देखकर ठीक नहीं है। सही कहिए तो सभ्य समाज में गोली लगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। मगर सवाल उन तथाकथित हिंदू संगठनों से है कि क्या ये लोग अब थाने का घेराव करेंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहेंगे कि आकाश, आलोक और गोपाल के घर पे बुलडोजर चलाओ, इन तीनों को एनकाउंटर करके मारो। क्या ऐसी कोई डिमांड होगी? और क्या गोदी मीडिया 24 घंटे 7 दिन इस मामले पर डिबेट करेगा? वैसे बात एनकाउंटर की हो या फिर बुलडोजर की हो, दोनों ही सभ्य समाज के लिए बड़ा खतरा है। मगर सभ्यता बची कहाँ है? मुझे लगता है कि अब हमें 8 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख को याद कर लेना चाहिए। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों के लीगल टेंडर समापन का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने खूब बढ़िया एक्टिंग की, विक्टिम कार्ड खेला, झूठे वादे किए, झूठे दावे किए, जनता को अपने पक्ष में रखने के लिए। कहने लगे कि मुझे मालूम है मैंने कैसी कैसी ताकतों से लोहा लिया है, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे। मगर देखिए 9 साल बाद भी रोने वाले जिंदा हैं और नोटबंदी का दंश झेलने वाली जनता रो रही है। प्रधानमंत्री ने झूठा वादा किया, उनकी सरकार ने झूठा वादा किया कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो लोग पैसा गाड़ गाड़ के रखे हैं सब खत्म हो जाएगा। मगर हुआ कुछ भी नहीं। उल्टे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। उसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी इस देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाएगी। भाजपा के लोगों ने उस वक्त मजाक उड़ाया, मगर आज वो बात सिद्ध होते हुए नजर आती है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तमाम ऐसे लोगों ने नोटबंदी के कदम को घातक बताया था। 23 जून 2024 की बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देखिए। बताया गया है कि मोदी सत्ता में पिछले 7 साल में 18 लाख उद्यम बंद हो गए, 54 लाख नौकरियां चली गई। यानी जो लोग 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने वाले थे, वो 7 साल में 54 लाख नौकरियां खा गए और डकार तक नहीं लिए। बंद हो चुके 18 लाख से ज्यादा उद्यमों में से कितने नोटबंदी के कारण बंद हुए, कितने कोविड में तालाबंदी के कारण बंद हुए, आप लोग पता लगाते रहिए, शायद कभी पता चले। वैसे नोटबंदी के दौरान भी इस तरह की खबरें छपती थीं, लेकिन खाली छप के रह जाती थी। नोटबंदी ऐलान के कुछ हफ्ते बाद ही इस तरह से खबरें भी आने लगी कि नोटबंदी के कारण छोटे उद्योगों की कमर टूट गई, 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बीबीसी की इस खबर को देख लीजिए। ये भी चीख चीख कर बोल रही है कि नोटबंदी से गई लाखों नौकरियां, छोटे उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर। यही बात राहुल गांधी ने तुरंत कहना शुरू कर दिया था कि छोटे उद्योग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मगर देश के ज्यादातर लोग नशे में थे। जनवरी 2017 में ही बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ लघु और मझोले उद्योगों के क्षेत्र में ही करीबन 15 लाख नौकरियां चली गई। 8 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच लाखों लोग बेरोजगार हो गए। चौतरफा तबाही मची हुई थी। लोग सारा काम धंधा छोड़कर बैंकों के सामने लाइन लगाए हुए थे। भेड़ बकरी के समान भी इज्जत नहीं रह गई थी इंसानों की। इस तरह की खबरें भी आई कि लाइन में लगे कई दर्जन लोग मौत के शिकार हो गए। मगर फिर भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी वादा, कोई भी दावा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सिर्फ 50 दिन का वक्त दे दीजिए भाइयों बहनों, अगर कहीं कोई मेरी गलती निकल जाए, कहीं कोई गलत इरादा निकल जाए, तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ऐसी बातें सुनकर भला कौन संदेह कर सकता है। मगर बाद में पता चला कि वही नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक का भयंकर कथित भ्रष्टाचार और घोटाला करने के लिए दूसरे प्लान सेट कर चुके थे और कर भी दिया।
आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। नोटबंदी के बाद गोदी मीडिया का भी एक नया रूप सामने आया। कुछ साइंटिस्ट पैदा हो गए थे। मुख्य थे ये लपटझंडिस महाराज। इन्होंने तो 2000 के नोट में नैनो चिप का ऐलान कर दिया। बताने लगे कि जमीन के भीतर नोट दबा के रखोगे तब भी सैटेलाइट पकड़ लेगा। और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें सुधीर चौधरी ने की, मगर सुधीर चौधरी की बातों का सार भी वही निकला जो नरेंद्र मोदी की बातों का। दोनों में कोई फर्क नहीं था, बस पद और प्लेटफॉर्म को छोड़कर। कथित रूप से श्वेता सिंह ने भी 2000 के नोट में नैनो चिप के होने का दावा किया था और 135 करोड़ की आबादी वाले देश को टोपी पहनाई, बेवकूफ बनाया, ठीक वैसे ही जैसे ये विश्वगुरु टाइप के लोगों ने किया। और तो और 1000 और 500 के नोटों को बंद करके जो 2000 की नोट लाई गई, विश्वगुरु उसे भी नहीं चला पाए। शायद ये सब कुछ प्लानिंग का ही हिस्सा था। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, लोग कहते हैं कि नोटबंदी का प्राथमिक लक्ष्य उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, ताकि विपक्षियों को, खासकर समाजवादी पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, जो कि अगले ही कुछ महीनों में होने वाला था, यूपी का चुनाव। और पूरी दुनिया ने देखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से आई, लगभग 325 सीटों के साथ। दूसरा टारगेट था समूचे विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर कर देना, और तीसरा लक्ष्य सेठों को और बड़ा बनाने का बताया जाता है। और ये तीनों ही काम 100% हुए भी। आप देखिए कि जिस दौर में देश की जनता, छोटे मझोले उद्योग बर्बाद हो रहे थे, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे थे, कंपनियां बंद हो रही थी, हमारी आपकी कमाई घट रही थी, बचत भी घट रही थी, खर्चा बढ़ रहा था, उसी वक्त में सत्ता के मित्र दिन दुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहे थे। जो लोग दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में 650 से भी नीचे स्थान पर आते थे, वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। बहरहाल, कोई मदारी चौराहे पर आके जब लोगों को टोपी पहना जाए तो सवाल सिर्फ मदारी से ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1400 ग्राम का दिमाग तो ईश्वर ने सबको दे रखा है। फिर वही 1400 ग्राम के दिमाग का इस्तेमाल करके एक आदमी आपको टोपी पहना लेता है और आप उसका इस्तेमाल न करते हुए पहन लेते हैं, तो सवाल दोनों से होना चाहिए। तो आइए, टोपी पहनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलिए। अपने लगभग 2 साल के कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ा फैसला दिया है। पिछले दिनों हमने आपको बताया भी था कि लगभग 5 बड़े